हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुश शर्मा, योर गैप फैकल्टी। और हमने अबीपीडिया में आपको पता है कि रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर दिया, तो गैप का आपका ये पहला सेशन है। तो इनिशियली जब मैं अकाउंटिंग में आपको गैप के अंदर जो आपको रिवीजन कराऊंगा, तो उसमें क्या है, बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फिर हायर लेवल पे ले जाऊंगा। तो आप भी रिवीजन अगर ऐसे ही करेंगे तो यू विल शॉर्ट गेट गुड रिजल्ट्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, रिजल्ट की बात करें तो देखो, ये रिजल्ट लास्ट टाइम हमारी इतनी सिलेक्शंस जो हैं वो हुई थी, इसमें 210 सिलेक्शंस हुई थी आपके एग्ज़ाम के अंदर। और उसका बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है इन सिलेक्शंस का, इन स्टूडेंट्स का, वो किस पे जाता है, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उस पे जाता है। देखो 100+ टेस्ट है इसमें, और हर टॉपिक आपके अच्छे से कवर होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप ये टेस्ट लेते हैं तो आपको भी इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ख़ास बात क्या है, 750 रुपीज़ के हैं, कैशबैक 100% है जो आपके वॉलेट में आ जाएगा अबीपीडिया, और आप उससे कोई और सब्सक्रिप्शन, माइक्रो कोर्स कुछ भी आप लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहेगी। अब नेक्स्ट आपका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा जो है वो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है। मतलब फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ बताना है। फुल डिस्क्लोजर कहता है जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड आप चीज़ें कर रहे हैं, वो सब आपको डिस्क्लोज करनी है। तो इनमें से कौन सा है, मटेरियलिटी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, डिस्क्लोजर, या ऑल ऑफ दीज, जो इसकी एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर की। ठीक है, तो इसमें अगर आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे तो बहुत ईजिली आप बता सकते हैं। ये तो रिलेटेड होता है कि आप इंटेलिजेंस दिखाओ, फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसको पहले एंटीसिपेट करो और इसके लिए प्रोविजन बना लो। डिस्क्लोजर कहता है कि ऑब्वियसली सब कुछ डिस्क्लोज करो, तो ये तो हो नहीं सकता एक्सेप्शन इसकी। ऑल ऑफ द, जब ये दो नहीं हो सकते तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ये मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वही आपको बताने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस के हैं। सिग्निफिकेंस के मतलब जिनकी वजह से आपको जो है, आपके जो इन्वेस्टर हैं, क्रेडिटर्स हैं, या मैनेजमेंट है, ये सारे जो भी यूजर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, उनके डिसीजन पे इफेक्ट पड़ता हो। ठीक है, जैसे एक छोटी सी, एक क्या किया आपके अकाउंटेंट ने, 500 रुपीज़ का बैग परचेज किया था। अब बैग एक छोटी सी आइटम है 500 रुपीज़ की, लेकिन चल तो 5 साल भी सकती है, 5 ईयर्स चल सकती है, 6 ईयर्स चल सकती है ना, वो तो डिपेंड करता है, चल सकती है यूसेज के ऊपर। तो अब इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं ट्रीट कर देंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके फिर हम क्या करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं ट्रीट किया, आपने इसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, मतलब करंट एक्सपेंस में 500 रुपये डाल दिए, तो ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है, मीगर है। लेकिन कोई ऐसा अमाउंट, कोई आपका बड़ा डिफॉल्ट कर दिया किसी क्रेडिटर ने, है ना, बहुत 6-7 करोड़ का डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं आई, या ऐसी कोई बात है, तो वो बताना ज़रूरी होती है। तो ये एक्सेप्शन है कि छोटी मोटी चीज़ें जिनमें नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, हर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कोई आपने फॉलो कर रहे हो तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है आप कौन सी फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप कोई चीज़ नहीं कर रहे फॉलो तो वो बताना ज़रूरी होता है। तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट इसका क्या है, एक्सेप्शन है। फिर हम आगे आ जाएं, अंडर अ न्यू लॉ एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू फिट पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट to its different factories by 25 August 2023. The enterprise ने has not fitted the plant, उसने प्लांट लगाया नहीं वो पोल्यूशन वाला। तो any obligation at balance sheet of 31st March 2023, अब ध्यान रखना है ये डेट्स का, ये डेट 25 अगस्त 2023 और ये 31 मार्च 2023 इस डेट से पहले आ जाएगी। क्योंकि ये इस डेट से पहले आ जाएगी तो कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी। ठीक है, इस डेट पे थोड़ा ना आपको आइडिया है कि आप पोल्यूशन वाला प्लांट लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो आपको आइडिया ही नहीं है ना, वो तो फ्यूचर की बात है। तो इसलिए अब क्योंकि ये इस डेट से पहले की बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन आपकी नहीं बनेगी। लेकिन इसी के सेकेंड पार्ट पे चले क्वेश्चन पे, तो बोलता है कि नॉट फिटेड, यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, कोई फर्क नहीं है कि बोला था फिट करने के लिए लेकिन फिट नहीं किया प्लांट, लेकिन बोला इस बैलेंस शीट में कोई ऑब्लिगेशन बनेगी, और पूछा किस चीज की, ये भी ध्यान रखना किस चीज की बनेगी, फाइन फीस पेनल्टीज। अब देखो ऑब्वियसली
आपने नहीं लगाया प्लांट, इस डेट तक लगाना था, हमने प्लांट नहीं लगाया, तो जब भी कोई चेकिंग होगी, रेड पड़ेगी, ऐसे तो कोई चक्कर नहीं, चला आप चलते रहो, काम चलता है ना, कोई नहीं आता। लेकिन कोई आ गया, इंस्पेक्शन करने आ गया, तो इन दैट केस ऑब्वियसली वो फाइन और पेनल्टी तो लगाएगा, है ना। तो फाइन और पेनल्टी से रिलेटेड जो है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेट की बैलेंस शीट में यस कोई ना कोई ऑब्लिगेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना, हमने नॉन कंप्लायंट ऑपरेशन किया है, मतलब हमने जो हमें इंस्ट्रक्शंस थी, जो हमें करना चाहिए था, वो हमने किया नहीं अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ऑब्वियसली फाइन, फीस, पेनल्टी तो एस्टिमेटेड कुछ ना कुछ बनेगी, वो हमें मालूम है बनेगी, तो उसका हमें कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड हमारी ऑब्लिगेशन जो है वो बन जाएगी और उसमें डाल देंगे। ठीक है, ऑब्लिगेशन मींस लाइबिलिटी बन जाएगी कोई ना कोई। अब वो लाइबिलिटी कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगी। क्यों? जब बंदा आएगा तब देना पड़ेगा, अगर नहीं आएगा, कोई 1 साल और ना आए कोई इंस्पेक्शन करने, तो नहीं देना पड़ेगा, बट अगर आ गया तो देना पड़ेगा। तो मे और मे नॉट अराइज, और क्या होगी वो कंटिंजेंट। अब कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन इंप्लाइज, पहले तो यहां पे लिखा हुआ ऑप्शन, व्हेन कैश इज सब्जेक्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर, when order is received, when goods is received। अब ये good is received ये है कि जब हमने आगे से गुड्स मंगाई होती है सेल करने के लिए, वो वाली गुड्स है ये, है ना। कस्टमर को जब डिलीवर कर दी, वो ये है, हमने डिलीवर कर दी और कस्टमर ने रिसीव कर ली, वो ये है। तो रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप कब देखो कि सेल हो गई। अब सेल के 3 पॉइंट होते हैं। पहले यू गिव एन ऑर्डर देते हो आप, फिर ऑर्डर देने के बाद डिलीवरी होती है गुड्स की, और डिलीवरी के बाद पेमेंट होती है। अगर ये तीनों ही चीजें ओवर द काउंटर साथ के साथ हो जाएं, है ना, अभी ऑर्डर किया, अभी बंदे ने लाके दे दी गुड्स और आपने पैसे दे दिए, जैसे कि आप नॉर्मल जाते हो शॉपिंग जो नॉर्मली करते हो आप ऐसे ही करते हो ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है एक ही टाइम पे सब कुछ हो गया, एक ही डेट पे सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है रिलेशन की। लेकिन अब ऑर्डर आपने दिया मई में, जून में डिलीवरी मिली गुड्स की, जुलाई में आपने पेमेंट करी, तो अब तीनों डेट अलग हो गई। तो इन दैट केस रिलेशन कब मानेंगे? रिलेशन होगी जिस दिन गुड्स जो है वो डिलीवर हो गई, उस दिन मानते हैं कि क्या हुआ, आपकी रिलेशन होगी, और उसको आप सेल एज अ सेल ट्रीट कर देते हैं। पैसे कभी मिले हो, पर सेल जो है वो तब ट्रीट करते हैं जिस दिन आपने डिलीवरी कर दी, है ना, गुड्स की डिलीवरी कर दी, ये आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाएं, तो विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट्स टू हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। इनमें से कौन सा है जो हायर परचेज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपको यह ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड आपको जो पूछा जाएंगे क्वेश्चन वो यही होंगे। लिस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए लिस्ट का, और लिस्ट में ये पता होना चाहिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। इससे ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो अब इसमें बात करें, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 होता है, ये रिलेटेड होता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से रिलेटेड होता है, तो आपको ध्यान रखना है, डिटेल में नहीं जाना है, बस लिस्ट का पता होना चाहिए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 की बात करें, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इससे रिलेटेड होता है जो 23 होता है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो होता है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 होता है, इसके आगे लिखा होता है लीज से रिलेटेड है, लीजेस से रिलेटेड है। तो अब इन सभी में ही इसका मेंशन नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, इसी के अंदर लीज भी, ये हायर पर लीज के अंदर ही हायर परचेज जो है ट्रांजैक्शंस भी कवर्ड होती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिस्ट पता होना चाहिए, एडवांटेज पता होना चाहिए, जैसे IRFS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसी चीजें पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग 2 एस्पेक्ट्स रेफर्स टू डैश कंसेप्ट, मतलब हर ट्रांजैक्शन के 2 कंसेप्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, है ना। और इसीलिए डेबिट और क्रेडिट 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं अकाउंटेंसी में, चाहे आप कोई फॉर्मेट देख लो, जर्नल देख लो, लेजर देख लो, कोई फॉर्मेट, उसमें 2 अमाउंट बने, प्रॉफिट एंड लॉस देख लो,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देख लो, हर एक में 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं, क्योंकि हम ड्यूअल, कौन सा कंसेप्ट किस कंसेप्ट की वजह से होता है, इस ड्यूअल कंसेप्ट की वजह से। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, कि जो भी मनी में मेजरेबल है वही चीज़ें बस रिकॉर्ड होती हैं। आपका जो मैनेजर है, एम्प्लॉयज़ है, बहुत ऑनेस्ट हैं, उससे आपकी कंपनी बहुत अच्छा भी काम करेगी, लेकिन उसको आप अकाउंटिंग में नहीं दिखा सकते। फिर गोइंग कंसर्न, बिजनेस जो है वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, इसकी कोई लाइफ जो है वो फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है। मैचिंग कंसेप्ट, कि आप जिस पीरियड के, जिस 12 मंथ्स के आप रेवेन्यू ले रहे हो, उसी सेम 12 मंथ्स के ही एक्सपेंस उसके साथ मैच किए जाते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। फिर अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच कंसेप्ट सपोर्ट्स द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस एज एसेट। इनमें से कौन सा कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, रिलेशन कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, जो बोलता है कि प्रीपेड एक्सपेंस को एसेट मान लो। अब प्रीपेड एक्सपेंस होते क्या हैं, प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं आपके वैसे एक्सपेंसेस जो आपने फ्यूचर के ईयर्स के लिए भी एडवांस दे दिया, ठीक है, इस साल में भी कुछ दे दिया या अगले साल के लिए भी कुछ दे दिया, ऐसा होता है, कुछ पोर्शन इस साल में, कुछ पोर्शन अगले साल में, मतलब पैसा तो दे दिया है, बेनिफिट तो अब फ्यूचर में मिलेगा। अब बेनिफिट में फ्यूचर में मिलेगा तो इसको एज एन एसेट क्यों ट्रीट करना है, इसको एज एन एसेट इसलिए ट्रीट करना है, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, ठीक है, तो वो होता है ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस तो जो है वो चलता ही रहेगा, ईयर आफ्टर ईयर लगातार चलता रहेगा। तो हमने क्या डिसाइड किया होता है, 12 मंथ्स का एक हम अकाउंटिंग ईयर डिसाइड कर देते हैं, हर 12 मंथ्स के बाद हम अपने बिजनेस की असेसमेंट करते हैं। तो उस असेसमेंट के अंदर सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को मैच करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, और वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बैलेंस शीट में डाल करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन निकाल लेते हैं। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएंगी, जिनको कि हम एसेट बोलते हैं, और सारा पैसा का डिटेल होती है जो पैसा आपने फ्यूचर में वापस करना है, चाहे वो ओनर का वापस करना है, चाहे लोगों का वापस करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस शीट में दी होती हैं। तो इसीलिए जो तो एक्सपेंस इस 12 मंथ्स में यूज हो गया वो तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के काम आ गया, खत्म हो गया, वो तो एक्सपेंस हो गया, लेकिन जिसका बेनिफिट अगले साल मिलना है तो वो अगले साल से रिलेटेड है, तो इसलिए उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए उसे हम क्या ट्रीट करते हैं, एसेट। किस कंसेप्ट की वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि इसी कंसेप्ट की वजह से हमें हर 12 महीने में अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हमें बिजनेस की पोजीशन पता लग जाए, हम अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस दे सके। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। ज़्यादा क्वेश्चन कंसेप्ट और कन्वेंशन से आए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन से, टर्म से आ रखे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने ज़्यादा कवर करने की कोशिश किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ज़्यादा क्या आए हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे तो जो आए हैं बेसिकली है, जैसे IRFS से क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछ लिया था, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएंगे भी तो कौन से आएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 किस चीज़ से डील करता है या किस चीज़ से डील नहीं करता है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेल्ट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, इनमें से कौन सा नहीं डील होता है। मटीरियल इवेंट्स occurring after the date of financial statement, obligation arising from discounting of bills of exchange, events occurring due to forward contracts। अब इनमें से कौन सा है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में डील नहीं होता है। इवेंट अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो हमने किया ना 2-4 क्वेश्चन पहले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है वो लीज कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, तो ये आंसर वैसे तो गैस आउट करना इजी है, सीक्वेंस फॉलो करे क्वेश्चंस की, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आ जाता तो आपको मालूम होना चाहिए था ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये किससे डील करता है, ये प्रोविजन, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट एसेट्स, इन चीज़ों से डील करता है, और उसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। मटीरियल इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वो भी इसमें आ जाता है, और इवेंट्स अकरिंग ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें सारा कुछ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होता है। क्या नहीं कवर होता, ये पहले वाला। फिर नेक्स्ट आ जाए, ऑन 31 मार्च 2007 टोटल सैलरी पेड इज इतना, इज एन इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, बोथ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन है, या कुछ भी नहीं है, ये आपको समझना है। तो अब ये सैलरी पे की है आपने
कौन सी डेट पे की है 30, ऐसे लिखा है कि टोटल सैलरी पेड नहीं बताया, आपको बोला टोटल सैलरी पेड कितनी है ये बताया है। तो ये पूछा इवेंट और ट्रांजैक्शन। तो आपको मालूम होना चाहिए ट्रांजैक्शन तो क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है ऐसी चीज जो आप क्या करते हैं, आपको जर्नल में आप डायरेक्टली एंटर करते हैं, उसको आप बोलते हैं ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल इन नेचर होनी चाहिए और बिजनेस से इन्वॉल्व होनी चाहिए। लेकिन जो इवेंट क्या होता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन को आप इकट्ठा कर दो तो इवेंट होता है। जैसे ये आपने हर मंथ सैलरी दी होगी तो वो इकट्ठी होके एंड में इस डेट पे 31 मार्च को इतनी है, तो इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं 2 साइड पे इसको, तो ये जो है ये इवेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी होके एंड में, साल के एंड में इस टोटल को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल देते हैं, तो इसलिए ये इवेंट है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, अब इवेंट क्या होता है, अकाउंटिंग विच रिपोर्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मॉनेटरी नेचर का है, जैसे कि ये मॉनेटरी नेचर का इवेंट है, तो वो क्या होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिपोर्ट करेंगे। अगर कई इवेंट होते हैं नॉन मॉनेटरी भी, है ना, तो उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, तो ऑब्वियसली जो पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा जिस इवेंट में, वो तो हम वैसे ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो मॉनेटरी नेचर की जो ये इवेंट है, इवेंट क्यों है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो गई, है ना, बहुत सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठी, हर साल हर मंथ सैलरी दी इकट्ठी होकर टोटल सैलरी इतनी बन गई, और इस सैलरी को हम सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, इसलिए ये क्या है, इवेंट। ट्रांजैक्शन नॉर्मली कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल में रिकॉर्ड होती है, जर्नल से लेजर में जाती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाती है, और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो वो सारी चीजें वहां से कहां जाती हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाती हैं। अब नेक्स्ट, रीन्यूअल फी फॉर पेटेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। रीन्यूअल फी दी है आपने अपने पेटेंट के लिए, पेटेंट राइट के लिए, इसी राइट की वजह से आप प्रोडक्शन कर रहे होगे, आपने किसी से राइट लिया है पेटेंट का, कि किसी जिससे भी लिया है तो गवर्नमेंट से पेटेंट राइट लिया, और उसी के बेसिस पे आप जो है प्रोडक्शन करते हैं। अब क्योंकि ये पेटेंट राइट की रीन्यूअल फी है, तो फी देंगे तभी पेटेंट मिलेगा, तभी काम चलेगा लॉन्ग रन में फैक्ट्री का, वरना तो विदाउट पेटेंट राइट तो आप काम कर नहीं सकते। तो ये क्या है, कैपिटल इन नेचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है, और पेटेंट वैसे भी क्या होता है आपका, इंटेंजिबल एसेट होता है। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिससे आपका एसेट बने या उसको मतलब अप एंड रनिंग के लिए, अब ये पेटेंट राइट है, तो आपने ये पैसा दिया और पेटेंट राइट खरीद लिया, तो क्या हो गया, ये कैपिटल इन नेचर हो गया, क्योंकि पेटेंट राइट जब तक होगा तभी तक आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रेवेन्यू नेचर वो होता है जो उसी साल में एक्सपायर हो जाता है उसका बेनिफिट, कैपिटल नेचर वो होता है जिसका बेनिफिट आने वाले सालों में भी रहता है, और डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, इसमें ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका फायदा तो मिलता है लंबे समय तक, लेकिन इनसे कोई ऐसी चीज नहीं बनती जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, है ना। और दूसरी बात, कुछ भी जो भी एक्सपेंसेस आप इसमें करते हो उनको आप फर्दर रीसेल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से कोई आपका एसेट बनता है तो उसको आप जरूरत पड़ने पे रीसेल भी किया जा सकता है, ये डिफरेंस होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। फिर if paint and whitewood expenses are 10,000, repair cost is 50,000, cost of extension of building is 6 lakh, and cost of improvement in electric wiring is 40,000, the amount to be expense is, अब amount to be expense कौन सा अमाउंट होता है, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में डाल देते हैं, करंट ईयर से रिलेटेड होता है। तो आपको ये जो एक्सपेंस है बेसिकली वो कौन सा है, जो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3 तरह के हैं, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल, है ना, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल। उनमें से एक्सपेंस कौन से होंगे, रेवेन्यू इन नेचर के एक्सपेंस होते हैं, यानी कि जिसका बेनिफिट उसी साल एक्सपायर हो जाएगा और वो करंट ईयर में भी हम उसको चार्ज कर देते हैं, है ना। अब ये व्हाइट वॉश भी क्या है, करंट ईयर में चार्ज हो जाएगी, रिपेयर्स भी करंट ईयर में चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक वायरिंग की इंप्रूवमेंट भी करंट ईयर के एक्सपेंसेस में चार्ज होगी। तो ये तीनों रेवेन्यू इन नेचर हैं और तीनों ही उस साल में प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएंगे एज एन एक्सपेंस। तो इनका टोटल आप कर दो 41 लाख रुपीज हो जाएगा। तो ये आपका
सी जो आंसर है। ये एक्सटेंशन इन बिल्डिंग, जब बिल्डिंग में आप एक्सटेंशन करोगे तो उससे तो उसकी जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना। बिल्डिंग की जो जिस चीज़ से कैपेसिटी बढ़ जाती है बिल्डिंग की, वो चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। उससे लॉन्ग टर्म आपका एसेट बन रहा है, लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल इन नेचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, ये पूछा होगा। इज अ रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, इट इज अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर, इज पोस्टमार्टम एनालिसिस ऑफ पास्ट बिजनेस एक्टिविटीज, या नन ऑफ द अबव। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, आपको ये पूछा हुआ है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है, आपको ये समझना है। मैनेजमेंट क्या काम करती है, मैनेजमेंट जो है फोरसी करती है फ्यूचर कंपनी का, है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है टू प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। मैनेजमेंट का भी काम ये होता है ना, वो प्रेजेंट, वो फ्यूचर के प्लान्स पहले ही बना के रखती है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सी मार्केट को हमने एक्सपैंड करना है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहेगी, हमने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, ये सब मैनेजमेंट डिसाइड करती है। किसके बेसिस पे डिसाइड करेगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पे। और इसीलिए हम बोलेंगे इज अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर। इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड होती हैं। वो सब कुछ सारे टूल्स वगैरह जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही डिस्कस किए जाते हैं। फिर द यूज ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ, इनमें से कौन सी कन्वेंशन है जिसपे एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बेस्ड होता है। अब एक्सेलरेशन मतलब डेप्रिसिएशन, आप ये कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट बेस्ड होता है, मतलब मेथड को तो आप नाम कुछ भी हो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेटेड मेथड बेसिकली ये होता है कि जिसमें शुरू के ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगती है और बाद में फिर ग्रेजुअली कम हो जाती है। इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाई जाती है, ऐसा मेथड। तो डेप्रिसिएशन का जो पूरा कंसेप्ट ही है कि डेप्रिसिएशन लगेगी, उसको प्रॉफिट में से लेस कर लेंगे, और फिर प्रोविजन वो इकट्ठी करते रहेंगे। ये कंसेप्ट होता है ना, हर एसेट की वैल्यू गिर रही है तो वो हम डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस होता है, किसी को कैश में देना नहीं होता, तो जितना कम हो रहा है वो हमारे पास इकट्ठा होता रहता है। और जब हमारा एक एसेट खत्म हो जाएगा, जो एसेट खत्म हो जाएगा, इतना पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा कि हम नया एसेट ले सकेंगे। तो ये सारा कंसेप्ट किस पे ही बेस्ड है, कंजर्वेटिज्म, इंटेलिजेंस, कि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में से पहले ही साइड करते चलो, क्योंकि एसेट तो मेन चीज़ है। एसेट अगर खरीदने के पैसे नहीं हुए 5 साल बाद तो बात ही खत्म हो जाएगी, आप मशीन नहीं खरीद पाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, सब कुछ खत्म। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये प्रूडेंस से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया, कैश प्राइस ऑफ अ मशीन इज 1 लाख एंड इट्स हायर परचेज प्राइस इज 1,50,000 टू बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। If the company purchased machine on higher purchase basis, the amount of capital expenditure would be 1,20,000 कैपिटल होगा, 1.5 लाख कैपिटल होगा, या इनका डिफरेंस कैपिटल होगा, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये आपको बताना है इनमें से। तो आपको समझना है, देखो मशीन की जो वैल्यू होती है, जितने की मशीन है वो तो 1,20,000 रुपए की है। ये जो आप 1.5 लाख पे करोगे इसमें तो इंटरेस्ट आ जाएगा ना, 30,000 तो इंटरेस्ट होगा, एसेट तो आपका 120 का ही रहेगा। तो आपको समझना है जो आपकी ये हायर परचेज की वैल्यू है वो क्या है, जो आपका हायर मतलब जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वो क्या होगा, वो 1,20,000 ही होगा जो मशीन की वैल्यू है आपकी, ठीक है। हायर परचेज माइनस कैश प्राइस होता है 30,000, तो ये तो लॉस है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये जो लॉस है आपका, लॉस मतलब बेसिकली तो ये इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट की तरह आप इसको पे करोगे। तो आपकी जो मशीन की वैल्यू होगी वही सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। अब अंडर द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोर एग्जिट डोर्स इन अ सिनेमा हॉल, ठीक है। अंडर द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोर एग्जिट डोर्स इन अ सिनेमा हॉल, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है भैया डोर्स बना दो सिनेमा हॉल में, एग्जिट डोर ज्यादा बनाओ फायर सेफ्टी के लिए। तो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है।
अब आपको ये सोचना है, डोर्स बनेंगे बिल्डिंग में, लेकिन क्या उससे बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी? क्या थिएटर को रेवेन्यू बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, तो मजबूरी है, बनाने तो पड़ेंगे ही। क्यों? गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया, वरना गवर्नमेंट सील कर देगी या गवर्नमेंट फाइन लगा देगी, पेनल्टी लगा देगी, तो फॉलो तो करना पड़ेगा ऑर्डर। तो लेकिन ये जो कॉस्ट होगी ये आपकी रेवेन्यू इन नेचर होगी, उसी में चार्ज हो जाएगी, बिकॉज इससे कुछ भी सिनेमा हॉल की आप ये कह लो कैपेसिटी नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया इसका आंसर आपको? ठीक है, बी बताया ना, रेवेन्यू बताया ना। हाँ जी, नेक्स्ट, द कन्वेंशन ऑफ डैश इज कॉमन रूल ऑफ एक्टिंग प्रूडेंटली, केयरफुली एंड कॉशियसली। इनमें से कौन सी जो है कन्वेंशन वो किससे रिलेटेड है कि एक्ट करो कैसे? प्रूडेंटली मतलब वाइजली, कॉशियसली, केयरफुली, है ना, ध्यान रखो। अब वो एक ही है, कौन सी है? कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं उसको, प्रूडेंस भी बोलते हैं, तो कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, एनी वर्ड, है ना। तो इसको कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, ये कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं, और प्रूडेंस भी बोलते हैं, तीनों एक ही हैं। मतलब क्या है इसका कि ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस। अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसका हमेशा ध्यान रखो, है ना, उसका हमेशा ध्यान रखो। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है उसकी टेंशन मत लो, वो होगा तो हो जाएगा, बट लॉसेस के लिए हमेशा तैयार रहना है, उसके लिए प्रोविजंस बना के रखनी है। तो ये कन्वेंशन ये बोलती है। ठीक है जी, फिर हमारा आ गया नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर्स डैश इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी। इनमें से कौन सा है, या ऑल द अबव? इनमें से कौन सा है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करते हैं? व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं जो हमें मैच करने हैं। अगर मान लो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिलेटेड कुछ चाहिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, अगर एसेट्स, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ देखना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हो जाता है। ऐसे लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए 19 था, फिर 29 भी किया। ऐसे लिस्ट तो आपको मालूम होनी चाहिए। अब ये पूछा ये करते क्या है, इन स्टैंडर्ड से होता क्या है? इन स्टैंडर्ड से ये तीनों चीजें होती हैं, ट्रांसपेरेंसी भी होगी, कंसिस्टेंसी इन मेथड भी होगी, सब कुछ डिफाइंड है उसमें। ठीक है, कंपैरेबिलिटी भी होगी। ये जो कन्वेंशन होती हैं ये सब उसी के अंदर दी होती हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सब करते हैं। तो इट इंश्योर्स ऑल 3, कंपैरेबिलिटी भी होगी, सब कुछ, तीनों चीजें होंगी। क्या हो गया? चलो, फिर टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जनरली यूज्ड टू सिग्निफाई दैट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बताएगा? इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ एन एसेट, इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एन एसेट, रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, या ऑल ऑफ दीज। इन सभी को, ये सभी ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में पता लग जाते हैं। सोचो जरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमने कितने सारे एग्जांपल्स कर लिए, तो बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बताएगा आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर किस चीज के बारे में बताएगा? ठीक है, क्वालिटी। अभी मैंने लास्ट जब सिनेमा हॉल वाला किया था क्वेश्चन, तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि सिनेमा हॉल में डोर लगाओगे तो उससे कोई भी किसी भी तरह की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। तो कैपेसिटी बढ़ने को क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एन एसेट। ये इंप्रूवमेंट और रिप्लेसमेंट नहीं होती। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ठीक है, कैपिटल इज जनरली यूज्ड टू सिग्निफाई दैट इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया, तो जर्नली, है ना, जर्नली इसके लिए यूज किया जाता है, क्वालिटी के नहीं। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी इज ड्यू टू। कंटिंजेंट लायबिलिटी हम क्यों बनाते हैं? इनमें से कौन सी कन्वेंशन है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ड्यूअल एस्पेक्ट और कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इनमें से किस वजह से हम कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो क्या होती है? इट मे और मे नॉट अराइज। मतलब जैसे किसी
किसी ने आपके कस्टमर ने किसी आपके ऊपर केस किया हुआ है, अगर आप केस हार जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, केस नहीं हारोगे जीत जाओगे तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इट मे और मे नॉट अराइज, बट कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलती है, बताना चाहिए सब कुछ। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में मेंशन करना होता है। कहाँ मेंशन करना होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां आपका बैलेंस शीट खत्म हो जाती है, पूरी बैलेंस शीट पूरी अकाउंटिंग साइकिल में कहीं नहीं बताना, बैलेंस शीट में यहाँ नीचे नोट डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे केस चल रहा है और हो सकता है इतने की पेमेंट हमें करनी पड़ सकती है। तो ये हम जो है इसमें डाल देते हैं, मतलब ये हमें बताना होता है। क्यों बताना होता है? ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फिर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड है जो डिसकंटिन्यूइंग ऑफ द ऑपरेशन से डील करता है? ऑपरेशंस मतलब अगर बिजनेस को आपको बंद करना है तो किस स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। कौन सा स्टैंडर्ड इसमें डील करेगा डिसकंटिन्यूइंग में? ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, 11, 13 और 24, इनमें से कौन सा होगा? ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किससे रिलेटेड होता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस होते हैं उनके इफेक्ट से रिलेटेड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो किससे रिलेटेड होता है? गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स मिलती है उनको कैसे ट्रीट करना है उससे रिलेटेड होता है। तो बचा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, ये रिलेट करता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। ठीक है, तो लिस्ट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब रेंट पेड, रोहित पेड इंटरेस्ट ₹1000 इज एन इवेंट, ट्रांजैक्शन, बोथ या नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसे एक सैलरी पेड वाला भी था लेकिन उसमें था टोटल सैलरी पेड दी हुई थी, यहां पे बोला रेंट पेड, मतलब रोहित पेड इंटरेस्ट, रोहित ने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेड है, टोटल नहीं बोला हुआ और ना डेट दे रखी है कि साल के एंड की डेट है। तो इसलिए ये क्या होगी, ये एक ट्रांजैक्शन होगी, उसमें साल के एंड की डेट भी दे रखी थी और यही बोला था टोटल सैलरी है। तो टोटल सैलरी जो है आप सीधी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालोगे। ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी जर्नल में जाएगी, जर्नल से लेजर में पोस्ट होगी, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में अपने आप ऑटोमेटिकली टोटल्स में ऐड हो जाएगी और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी। तो ये डिफरेंस है। तो दिस इज एन ट्रांजैक्शन, दैट वाज एन इवेंट। ठीक है जी, तो मॉनेटरी नेचर का है, ठीक है, मॉनेटरी नेचर का है और रिलेटेड टू बिजनेस है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इवेंट कब होता है वो मैंने आपको बता दिया, जैसे ऑन 31 मार्च 2007 आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹9,000 एंड सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज इतना, क्लोजिंग स्टॉक लेफ्ट इज रुपीज इतना। कहते 9,000 का वो किया हमने, परचेज की थी, सेल की थी 12,000 की, बाद में क्लोजिंग स्टॉक 1,000 है हमारा, ये बताया हुआ है। तो आपसे पूछा इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है, तो इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है। अब तो आपको पता लग गया होगा, तो अब तो आप बता सकते हैं कि इवेंट है या ट्रांजैक्शन है। होप देखो आपका, पहले आप अपना आंसर निकालो फिर मैं बताता हूं, देखते हैं आप सही हो या नहीं। ठीक है, आप देखो यहां डेट दे रखी है, साल का एंड बता रखा है, साल का एंड बता रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहां जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा। तो इसलिए क्या है? एन इवेंट। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब आपने ध्यान रखना है, जो चीज सीधी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगी वो होगा इवेंट। वो कब जाएगी? जो भी 31 मार्च को अगर कोई बैलेंस दे रखा है किसी भी चीज का या टोटल दे रखा है किसी भी चीज का, वो 31 मार्च वाली चीज सीधी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चली जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन दे रखी है वो पहले जर्नल में जाती है, जर्नल से लेजर में जाती है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस में आती है और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगी। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। फिर if any of the fundamental accounting assumptions is not followed in financial statement, that facts should be specifically disclosed, not disclosed, noted separately या none of the above। कहता है इनमें से क्या करना है, मतलब आपने कोई assumption जो है वो फॉलो नहीं करी, has not been followed due to some reason, कोई भी रीजन हो, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड।
तो ये फैक्ट को बताना चाहिए, स्पेसिफिकली बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, सेपरेटली नोट कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, या कुछ भी मत करो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई अजम्पशन फॉलो कर रहे हो, वो तो काम है, करना ही होता है ना। आपने सारी, आपका काम क्या है, सारी अजम्पशन, सारी कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपको अकाउंटिंग करनी होती है, वो तो नॉर्मल है, तो उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव फॉलोड, बट इफ यू हैव नॉट फॉलोड एनी अजम्पशन, तो उसको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज किया जाता है, बताया जाता है सबको स्पेसिफिकली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसे मेंशन किया जाता है प्रॉपर कि हमने ये इस रीजन से जो है वो फॉलो जो है वो नहीं कर पाए। ठीक है जी, फिर आ जाएं नेक्स्ट। क्या हुआ भाई, अब चल गया, चला, ठीक है जी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेज, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, दैट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, दैट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय, not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation is known as, अब ये बड़ी टेक्निकल जो है वो भाषा दी हुई है, तो आपको ये समझना है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट से राइज हो रही है, मतलब प्रेजेंट कोई लाइबिलिटी है आपकी, पीछे कुछ आपने किया था उस वजह से रिलाइज हो रही है, बट अभी उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। रिकॉग्नाइज ना करने का मतलब शायद देनी पड़ सकती है, शायद देनी नहीं पड़ सकती है ना। क्यों? क्योंकि कहता है कि फ्यूचर में कुछ भी इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिलना है, बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, कि इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, मतलब नॉट प्रोबेबल मतलब पक्का नहीं है कि जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसके अगेंस्ट हमें पैसे देने पड़ेंगे। इज रिक्वायर्ड मतलब आउटफ्लो ऑफ अ रिसोर्स, आउटफ्लो ऑफ अ रिसोर्स मतलब कुछ पैसे, लाइबिलिटी है तो ये तो पैसे देने पड़ेंगे या काम करना पड़ेगा, दो चीजें करनी पड़ेगी, तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हो जाएगा, है ना। इज रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, कहता है इट इज नॉट प्रोबेबल कि आउटफ्लो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो नॉट श्योर। तो जैसे मैंने केस का एग्जांपल आपको दिया था अभी पीछे, तो सेम ऐसा ही है, केस चल रहा है, पहले कुछ किया होगा उसके ऊपर केस चल रहा है, अब लाइबिलिटी हो सकता है अब बने, है ना, लाइबिलिटी हार गए तो बन जाएगी, नहीं हारे तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल दैट ऑब्लिगेशन, इस ऑब्लिगेशन, ये लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए आउटफ्लो लगेगा या नहीं लगेगा वो पता नहीं है अभी, नॉट प्रोबेबली, वी आर नॉट श्योर, तो इसलिए वो क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। ठीक है, when you are not sure whether the outflow of resource will be required to settle the obligation, this obligation, अभी श्योर नहीं है कि फ्लो मतलब हमें कुछ देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, या कोई सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी या नहीं करनी, तो श्योर नहीं है, जब डिसाइड होगा तब देखेंगे, अभी कंटिंजेंट लाइबिलिटी में डाल रखेंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो श्योर होती हैं, यू हैव टू पे देम। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज नॉट श्योर, मे भी देना पड़े मे भी ना देना पड़े, ये ध्यान रखना है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा है जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, मींस अकाउंटिंग में नहीं जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10,000 ऑन डेट, उधार लिया था उस पर 10,000 रेंट दे दिया, सॉरी इंटरेस्ट दे दिया। रिलाइजेशन ऑफ ओल्ड बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 20,000 के कोई बैड डेट्स हैं, वो हमारे पास पैसे वापिस आ गए, मतलब पहले बैड हो गए थे, बंदे ने कहा था हम नहीं देंगे, हमने उन्हें खत्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था अपने बुक से, लेकिन अब बेचारे के पास पैसे आए, वो देने आ गया, तो ऑब्वियसली ले लेंगे, है ना। लॉस ऑफ गुड्स होगी, या रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 20,000 फ्रॉम रोहिला, इनमें से कौन सी है जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर असम्पशंस। ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ऑर्डर देना इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्यों? जब हमने वो रिलेशन वाला किया तो मैंने क्या बोला, तीन स्टेप्स होते हैं, ऑर्डर देना, डिलीवरी करना, पेमेंट करना। तो हम कब मानते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, ये जब
डिलीवर किए गुड्स, ऑर्डर करना, ऑर्डर तो बंदा कैंसिल भी कर सकता है, अगर ऑर्डर मिल गया दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ, ऑर्डर के साथ कोई एडवांस मिला होता तो वो एडवांस को जरूर नोट कर लेते, लेकिन सेल कब मानते? सेल तो तभी मानते हैं जब डिलीवरी ऑफ गुड्स हो। अब इस ऑर्डर के साथ तो ऑर्डर ही मिला है, ऑर्डर के साथ कोई पैसा भी नहीं दिया उसने एडवांस, पैसा एडवांस दिया तो लिख देते कि जो एडवांस दे रखा है वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन जो ऑर्डर मिला है वो तो तब बिजनेस तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ सेल जब हम क्या है, जब वो हम गुड्स डिलीवर कर दें। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन है लास्ट जो हमने करना था। तो आज हमने क्या किया, अजम्पशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंसेप्ट है ना, ये सारी चीजें हमने रिवाइज की, कुछ टर्म्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी जरूरी ट्रिकी होती हैं वो मैंने रखी, कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ थे और कुछ, अगर आपको देखो ये सारी अजम्पशंस वगैरह आती हैं है ना, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगे होंगे, बट अगर नहीं आती हैं तो एक बार इनको पढ़ लो अच्छे से, कंसेप्ट्स को, कन्वेंशंस को, और इनसे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी। फिर बेसिक टर्म्स को, स्पेशली अगर आप नॉन कॉमर्स हैं तो इन टर्म्स को बहुत ध्यान से, इन कंसेप्ट कन्वेंशंस को बहुत ध्यान से पढ़ो और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करो। पहले भी मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज भी कर रखा है, मतलब सिर्फ कंसेप्ट से रिलेटेड भी कर रखे हैं, टर्म से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी सेशंस कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई तो यू कैन गो एंड चेक दोज ऑल्सो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और रिजल्ट भी मैंने आपको पास स्टूडेंट्स का अपना बताया, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। और आपको कैशबैक है ये भी मैंने बता दिया, जो आपके अभी पीडीएफ वॉलेट में आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।